नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महत्वाकांक्षा ये एक शब्द ऐसा है जो किसी व्यक्ति को, परिवार को, संगठन को, देश को, प्रदेश को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति के सर पे अगर सवार हो जाती है तो वो फिर या तो उससे तैरा देती है या डुबो देती है। आज बात करूंगा एक राजनेता की महत्वाकांक्षा। राजनेता की महत्वाकांक्षा अक्सर जो है वो या तो देश को, प्रदेश को, अगर वो देश का नेता है तो देश को, प्रदेश का नेता है तो प्रदेश को बना देती है या फिर उसकी किस्मत डुबो देती है, किस्मत बिगाड़ देती है। शुरुआत करूंगा मैं समाज के एलीट वर्ग की भूमिका इसमें क्या होती है। दरअसल समाज का जो अभिजात्य वर्ग है उसकी इसमें बड़ी भूमिका होती है। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हुए हैं आर रीच। उन्होंने 1991 में अमेरिकी समाज में सोशल डिवाइड पर एक लेख लिखा था और उन्होंने इसे सक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल कहा था। उसके एक साल बाद इस पर एक किताब लिखी, उसका शीर्षक था द वर्क ऑफ नेशंस। और इसमें उन्होंने लिखा कि कैसे अमेरिका का जो अभिजात्य वर्ग है, एलीट है, उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपनी कॉर्पोरेट पावर का इस्तेमाल करके और दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल करके दुनिया के कमर्शियल और रिक्रिएशनल जो स्थान थे, जगहें थी, उन पर कैसे कब्जा किया, उन पर कैसे उनका राज चला। और इस प्रोसेस में यूएस का जो एलीट था, अभिजात्य वर्ग था, वो दुनिया से तो इन मामलों में जुड़ा लेकिन अपने समाज से, अपने देश के समाज से कटता गया। अमीर ज़्यादा अमीर होते गए और वो अपनी बनाई दुनिया में जीने लगे। अब इस पूरी परिस्थिति को ज़रा एक्स्ट्रापोलेट कीजिए भारत के अभिजात्य वर्ग पर, आपको कोई अंतर नहीं नज़र आएगा। पवन वर्मा को आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेखक हैं, डिप्लोमेट हैं पुराने। द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय अमीर एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगे जिसमें उन्होंने दूसरा घर यूएस में ख़रीदा, इंग्लैंड में ख़रीदा या फिर सिंगापुर में, दुबई में, स्विट्ज़रलैंड में, इन जगहों पर ख़रीदना शुरू किया। फिर बात आती है लुटियंस दिल्ली और खान मार्केट गैंग, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। दरअसल उसने इस देश की राजनीति को, सामाजिक व्यवस्था को और शासन व्यवस्था को बहुत नज़दीक से प्रभावित किया है और बहुत गहरा प्रभाव रहा है। जो भी सत्ता में रहे हैं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे हैं। अपवाद इसमें बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो अभिजात्य है, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग कह लें या खान मार्केट गैंग कह लें या फिर लुटियंस दिल्ली के लोगों की बात कर लें, ये सब, इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश एलीट से। ब्रिटिश एलीट का संबंध नेहरू परिवार से रहा। मोतीलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू तो उसी संस्कृति में पले बढ़े। मोतीलाल नेहरू ने कभी हिंदुस्तान में पढ़ने नहीं दिया जवाहरलाल नेहरू को। उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सब कुछ विदेश में हुआ। और मैं एक दो बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि जब सरदार पटेल की बजाय नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में चुना महात्मा गांधी ने, तो उनसे दुर्गादास ने पूछा कि आखिर आपने सरदार पटेल पर क्यों वरीयता दी नेहरू को। तो उन्होंने कहा कि हम सबके बीच नेहरू ही अकेला अंग्रेज़ है। तो इससे आप समझिए कि ये अंग्रेजियत की संस्कृति कितना हावी थे। महात्मा गांधी भी इससे अछूते नहीं थे। तो माउंटबेटन और उनकी पत्नी से संबंध और ब्रिटिश एलीट से संबंध के कारण नेहरू ने दिल्ली में एक जो है अभिजात्य वर्ग तैयार किया, जो इस परिवार की सेवा के लिए और इस परिवार पर निर्भरता के कारण इसकी सेवा करता रहा और इसकी सेवा करता रहा, इसलिए उसका भरण पोषण होता रहा। इस अभिजात वर्ग की गर्भनाल जो है वो इस परिवार से जुड़ी रही। तो मोतीलाल नेहरू से शुरू हुआ। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन सब की सेवा में ये अभिजात्य वर्ग, ये जो लुटियंस दिल्ली का गैंग है, ये लगा रहा और आज भी लगा हुआ है। उसको लगता है कि इनके जरिए ही हमारा सर्वाइवल है। यहाँ सवाल देश के, समाज के हित का नहीं है, यहाँ सवाल उनके सर्वाइवल का है
कि वो सरवाइव कैसे करेंगे, जब ये परिवार सरवाइव करेगा, पॉलिटिकली ताकतवर होगा, सत्ता में होगा। और ये परिवार आज़ादी के बाद से, उसके बाद पहले की बात छोड़ दें, आज़ादी के बाद से 2014 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता में रहा है। आप इस पर मत जाइए कि बीच में किसकी सरकार बनी, किस पार्टी की बनी, कौन प्रधानमंत्री बना, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। परिवर्तन जो हुआ वो 2014 में हुआ। एक खतरा इस अभिजात्य वर्ग को नज़र आया जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। जनसंघ से उनका संबंध था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। उस समय इस गैंग को खतरा हुआ कि अब उनके सर्वाइवल का सवाल होगा, अब उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। लेकिन 6 साल के अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो इस बात से आश्वस्त हो गया कि दिल्ली में सरकार किसी की बने, पार्टी कोई भी सत्ता में हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमारा बाल बांका नहीं होगा, हमारी व्यवस्था चलती रहेगी। तो वाजपेयी के काल में दरअसल संपर्क सूत्र कौन बना, इनके बीच में पुल कौन बना? एन.के. सिंह का नाम सुना होगा आपने। नंदू बाबू कहलाते थे अपने दोस्तों के बीच में, राजघराने से थे, विदेश में पढ़े लिखे, अर्थशास्त्री, बिहार के रहने वाले थे और दिल्ली के एलिट सर्कल में उनकी अच्छी खासी पकड़ और पैठ थी। वो जनता दल यूनाइटेड से यानी नीतीश कुमार की पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हो गए और वही एक तरह से संपर्क सूत्र बने। वाजपेयी सरकार में लुटियंस दिल्ली का सर्वाइवल अगर हो सका तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी एक व्यक्ति की कहेंगे तो वो नंदू बाबू की थी। वाजपेयी सरकार चली गई, नंदू बाबू का प्रभाव कम हो गया तो मॉन्टेक आ गए, वो उनके जरिए इस वर्ग का जो है काम चलने लगा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका लुटियंस दिल्ली से संबंध न रहा हो या उसके बाहर के हों। इससे पहले मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, वो एच.डी. देवगौड़ा को ले लीजिए, आप पी.वी. नरसिम्हा राव को ले लीजिए, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह को भी ले लीजिए, वो इस वर्ग से, इस समाज से नहीं आते थे। नरसिम्हा राव तो इतने लालायित थे इस वर्ग को अपनाने के लिए, इस वर्ग का हिस्सा बनने के लिए कि अपने को एक समय पर वो इनसाइडर समझने लगे। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, जो किताब लिखी है, उसका शीर्षक भी इनसाइडर है। इसी तरह से मनमोहन सिंह, वो अपनी पंजाबी संस्कृति पर गर्व करने की बजाय अपनी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जो उनकी छवि थी, जो उनकी संस्कृति थी, जिससे पढ़कर वो आए थे, उसके प्रति ज़्यादा सचेत थे। उनको इस प्रधानमंत्री रहते हुए इस बात की ज़्यादा चिंता रहती थी कि अमेरिकी उनके बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि भारतीय लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ये सब बदल गया 2014 में, 2014 में। लेकिन 2014 में बदलने से पहले एक और घटना हुई। उसी को बताने के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सब बातें आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये उत्पल कुमार की नई आने वाली किताब है जिसका शीर्षक है भारत राइजिंग, धर्मा, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी। इस किताब में एक घटना का जिक्र है और घटना का जिक्र है, उसका सोर्स जो है उस घटना का, वो शंकरशर ठाकुर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी किताब जो नीतीश कुमार पर है उसमें लिखा हुआ है। उसके ज़रिए 2013 की बात है। 2013 में नंदू बाबू कैम्ब्रिज में उन्होंने एक दावत दी। उस दावत में अमर्त्य सेन भी थे, नोबेल प्राइज़ विनर हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपको मालूम है, और भाजपा और मोदी के धुर विरोधी हैं। और वो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नहीं, उससे बहुत पहले से वहाँ पर वो भी मौजूद थे। उनसे नंदू बाबू ने पूछा कि सर, नीतीश कुमार के सामने क्या ऑप्शंस हैं? अमर्त्य सेन ने कहा, उनके सामने ऑप्शंस तो कई हैं, लेकिन सम्मानजनक विकल्प एक ही है। इशारा था कि वो भाजपा का साथ छोड़ दें, एनडीए का साथ छोड़ दें, निकलें और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने विपक्ष का। ये एक वाक्य याद रखिए, ये सिर्फ एक वाक्य, इसने नीतीश कुमार का दिमाग घुमा दिया। और नीतीश कुमार का दिमाग घूमा और वो बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ा, एनडीए से नाता तोड़ा, और उनकी महत्वाकांक्षा ऐसी जागी कि खुद तो डूबे ही, पूरे बिहार प्रदेश को ले डूबे और देश की राजनीति को
डूबने से मोदी ने बचा लिया, नीतीश कुमार ने नहीं बचाया। अगर नीतीश कुमार सफल हो गए होते तो पूरे देश का बेड़ा गर्क होता, क्योंकि फिर वही लुटेंस दिल्ली खान गैंग उसका कब्जा हो जाता इस देश के प्रशासन पर, इस देश के शासन व्यवस्था पर, इस देश की राजनीति पर। इस घटना के अमर्त्य सेन के इस बयान के ठीक 3 दिन बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और लुटेंस दिल्ली के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों ने उनको हाथों हाथ लिया। उनको डेमोक्रेसी का, उनको समाजवाद का मसीहा बताया जाने लगा और लगा कि अगर देश को कोई बचा सकता है तो वो नीतीश कुमार ही है। कुछ समय के लिए इस वर्ग ने नेहरू परिवार को भी छोड़ दिया और नीतीश कुमार को अपना आदर्श बना लिया। नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाने लगा प्रधानमंत्री के रूप में और मोदी के खिलाफ मुद्दे बनाए गए इस्लामोफोबिया का, डेमोक्रेसी के ख़त्म होने का, लिबरल स्पेस के कम होने का। ये तमाम तरह के मुद्दे बनाए जाने लगे, जो आज भी बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं वो ख़त्म हो गया। उस समय से बन रहे हैं कि अगर मोदी आ गए, उस समय कहा जा रहा था कि मोदी आ गए तो ये सब हो जाएगा, और 10 साल बाद भी वही मुद्दा चल रहा है कि मोदी के रहते ये सब होगा। अब कहा जा रहा है कि अगर 2024 जीत गए मोदी तो ये सब होगा, लेकिन 2014 में इस देश के लोगों ने इतिहास बनाया, मोदी को प्रधानमंत्री चुन लिया। मोदी को चुन लिया मतलब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे दिया लोकसभा में। 1984 के बाद, 1984 के बाद किसी पार्टी को पहली बार लोकसभा में बहुमत मिला। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति लहर चली, उसके कारण कांग्रेस पार्टी को और राजीव गांधी को स्पष्ट बहुमत मिला था। वो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, उसके बाद 2014 में बनी। किसी को जब कह रहा हूँ तो ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, ये जो खान मार्केट गैंग है, ये जो लुटेंस दिल्ली का गैंग है, इनके और इनके समर्थकों को कतई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। इनके लिए एक तरह से वज्रपात था मोदी का जीतना। मोदी ने कभी एक दिन के लिए भी खान मार्केट गैंग या लुटेंस दिल्ली को अपनाने की या अपने से जोड़ने की कोशिश नहीं की। मोदी ने अपना एक अभिजात वर्ग बनाया जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता में पले बढ़े लोगों का था, और वो आज तक जारी है। अब इस गैंग के लिए सर्वाइवल का सवाल आ गया है। 14 में भी था, लेकिन 14 में ये निश्चिंतता थी थोड़ी कि भाई कुछ भी हो, सरकार कोई भी आए, किसी को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला नहीं है, जो भी आएगा वो हमारा ही हो जाएगा, उसको हमारे पास ही आना पड़ेगा। 2019 में थोड़ा सा डर लगा कि अगर फिर आ गया तो, लेकिन उम्मीद थी कि फिर नहीं आएगा। वो 2014 जो है वो एक फ्लूक था, वो एक ऐसे ही हो गया, बस एक दुर्घटना थी, हो गई। बार बार दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, बार बार इत्तेफाक नहीं होते हैं। 2019 में मोदी नहीं आने वाले, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब 2019 में फिर मोदी आ गए। और अब 2024 में तो लगभग अभी से, चुनाव का नतीजा आने से पहले, बल्कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले से लग रहा है, निश्चित लग रहा है कि मोदी आ रहे हैं। उनके जितने बड़े से बड़े विरोधी हैं उन सब का मानना है कि मोदी आ रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है सबकी ज़बान पर, कितनी सीटें हैं। भाजपा दावा कर रही है 400 पार, बाकी लोग दावा नहीं कर रहे हैं। बाकी लोगों की इच्छा है कि मोदी और भाजपा जो है वो 200 पार न करने पाएँ, लेकिन इच्छा तो किसी भी डेमोक्रेसी में उस देश के मतदाताओं की चलती है, ऐसे ऐसे गैंग की या ऐसे ऐसे वर्ग की नहीं चलती है। तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा ही उनको 2013 में एनडीए से अलग ले गई, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, बिना ये सोचे कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, राजनीतिक औकात क्या है। 2014 में विपक्ष ने उनको साझा उम्मीदवार नहीं बनाया मुख्यमंत्री पद का। वो भाजपा से आश्वासन चाहते थे, आखिरी मिनट तक सौदेबाजी करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें यह आश्वासन दे कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। पहले जो नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, नितिन गडकरी ने उनको आश्वासन दे भी दिया था कि हम किसी को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन देश के सौभाग्य से
और नीतीश कुमार और लुटियंस दिल्ली के दुर्भाग्य से नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल अध्यक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं मिला। राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने और राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी में ये बुनियादी फ़र्क था कि राजनाथ सिंह को ज़मीनी हकीकत दिखाई दे रही थी। वो समझ रहे थे कि देश का माहौल क्या है। उनको मालूम था कि अगर मोदी को हमने अस्वीकार किया, अगर मोदी को रोकने की कोशिश की तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। और इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों का साथ दिया। और उन्होंने, नीतीश कुमार ने जब उनसे वही सवाल पूछा जो नितिन गडकरी से पूछा था, तो कहा कि हम ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा कार्यकर्ता ही हमें मार डालेगा। ये शब्द थे राजनाथ सिंह के। उसी के बाद अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई नीतीश कुमार ने और नाता तोड़ लिया भाजपा से और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से। और नतीजा आया, आपको मालूम है। फिर भी याद दिला दें, नीतीश कुमार बिहार में लगभग सभी सीटों पर लड़े। सीटें कितनी आई? देश भर में लोकसभा की 543 सीटें हैं, 2 सीटें, सिर्फ 2 लोकसभा सीटें। ये इस राजनीतिक औकात वाले व्यक्ति के मन में देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना था, महत्वाकांक्षा थी। और उस महत्वाकांक्षा को हवा दी लुटियंस दिल्ली के लोग के अभिजात्य वर्ग ने। उस वर्ग ने नीतीश कुमार को सपना दिखाया कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनकी राजनीतिक हैसियत, उनकी राजनीतिक औकात कुछ भी हो, लेकिन वो चाहें तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब आप देखिए कैसे सपने बुने जाते हैं, कैसे चने के झाड़ पर लोगों को चढ़ाया जाता है। नीतीश कुमार चढ़ गए। हालांकि नीतीश कुमार के डीएनए में है ऐसा लगता है, क्योंकि इसी महत्वाकांक्षा में वो फिर 2022 में चले गए थे महागठबंधन के साथ। लेकिन जल्दी ही उनको हकीकत समझ में आ गई, उनको अपनी राजनीतिक हैसियत समझ में आ गई और वो फिर लौट आए हैं। कब तक रहेंगे किसी को मालूम नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की इस महत्वाकांक्षा ने क्या किया, वो राष्ट्र की राजनीति को तो नहीं बदल पाए, उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन बिहार की राजनीति को और बिहार के विकास को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा गए। आप याद कीजिए, 2005 से 2010 के बीच में बिहार में उम्मीदों का प्रदेश बन गया था बिहार। विकास इतनी तेजी से हो रहा था कि लोग जंगल राज की बातें भूलने लगे थे। एक सुखद परिवर्तन दिखाई दे रहा था और उसी का नतीजा था कि 2010 में बिहार की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को, जो आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला है। 243 में से 206 सीट्स, 91 सीट्स मिली बीजेपी को और 115 जनता दल यूनाइटेड को। वहाँ से फिर नीतीश कुमार का दिमाग घुमा, उनको लगा कि ये सब उनकी वजह से मिला है। तो वो सुशासन कुमार से कुर्सी कुमार बन गए और कुर्सी कुमार बने तो खुद डूबे और पूरे बिहार को ले डूबे। बिहार की प्रगति को, बिहार के विकास को जितना बड़ा नुकसान नीतीश कुमार ने पहुंचाया है, मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने मिलकर भी उतना बड़ा नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि इन दोनों ने कभी उम्मीद नहीं जगाई। नीतीश कुमार ने उम्मीद जगाई थी, इसलिए धक्का और बड़ा था, नुकसान और बड़ा था। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।